नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। ज्योग्राफी की क्लास है। आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे ख़त्म भी आज ही कर दें। ये है क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, जिसका नाम होता है हिंदी में कृषि। तो चलो एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें हम उगाते हैं, जो भी चीज़ें हम उगाते हैं खाने के लिए उगाते हैं और उसको खाते हैं फिर। तो आपको पता होगा, गेहूँ होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, रागी होता है, मक्का होता है। जो भी चीज़ें आप शाकाहारी चीज़ें खाते हो, वो कहीं ना कहीं उग के आती है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो वो सब कुछ एग्रीकल्चर में आता है। ना सिर्फ सब्जी और ये अनाज उगाना एग्रीकल्चर में आता है, बल्कि जो अपन दूध पीते हैं, है ना, कई लोग जो अंडे खाते हैं, इनको भी एक तरीके से एग्रीकल्चर की ही जो सब्सिडरी एक्टिविटीज़ है उनका पार्ट माना जाता है, कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उनको भी फार्मर ही माना जाता है, जो ये सब अंडों का उत्पादन करते हैं या फिर दूध का उत्पादन करते हैं, इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो ये सारी की सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आ जाती है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की अगर बात हम करें, तो भाई देखो, 3 टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में इस बुक में बताया गया है। 3 टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में इस बुक में बताया गया है। क्या बताया गया है? एक तो प्राइमरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी, और एक टर्शियरी एक्टिविटी। तो ये नॉर्मल एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं होती एक्टिविटी, ये हर चीज़ के लिए होती है। मैं इनका एक बार एक बेसिक सेंस में बताऊंगा कि इनका ब्रॉड मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में इनका मीनिंग क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब वो होता है कि वो एक्टिविटीज जिनको करने से जो है हम एक प्रोड्यूस को उत्पन्न करते हैं। जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं की फसल है, तो उसकी लास्ट चीज क्या होती है गेहूं की फसल की? वो गेहूं के दाने, है ना। वो व्हीट ग्रेन्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम पीस के फिर उनका रोटी बना के खाते हैं। तो वो दाने जब उत्पन्न होंगे, वो दाने तो फिर हम खरीद के लाएंगे, है ना। आजकल हो सकता है आपने पिसा पुसाया हुआ आटा खींच मतलब खरीदना स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन गाँव में और पहले वाले जो लोग करते थे वो ऐसे ही करते थे। वो गेहूं के दाने लेके आते थे, फिर उनको पिसवाते और फिर उनको खाते थे, है ना। तो ये जो दाना है, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस का। यानी खेत से जो निकलता है वो ये निकलता है दाना। पूरी फसल होती है खड़ी, और उस फसल के खड़ी होने के बाद में लास्ट में जब वो पक जाती है तो उनको काटा जाता है फसल को, और उसके बाद में एक मशीन मंगाई जाती है। उस मशीन से फिर वो दाने निकाल के देती है और दानों को बोरियों में भर के मंडी में बेच दिया जाता है। तो किसान किस चीज़ को बेचता है? किसान इन दानों को बेचता है। तो जो लास्ट चीज किसान ने बनाई ना, जो लास्ट चीज किसान ने बनाई खेत में, वहां तक जो एक्टिविटी हुई, उसको बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल के लिए गेहूं की फसल यहाँ पे बोई गई, ठीक है। पहले तो क्या होगा? पहले फसल नहीं बोई जाती। पहले क्या होता है खेत में? सबसे पहले तो जमीन होती है, वो सीधी रहती है, ठीक है। तो उसको कटवाया जाता है। उस पर खाली जमीन पे ही यूं ट्रैक्टर चलाया जाता है, पीछे वो दांते से आते हैं ना, उनको लगवा के, ताकि वो जमीन कट जाए और पोली हो जाए, ठीक है। पोली होने के बाद उस पर बुआई की जाती है। बुआई बुआई का मतलब शोविंग का मतलब बीज जो है वो डाले जाते हैं उस जमीन में। फिर उसकी सिंचाई की जाती है, यानी उसमें पानी दिया जाता है। फिर निराई गुड़ाई ये की जाती है, यानी घास फूस उग जाता है, उन घास फूस को काटा जाता है। उसके बाद में उसमें स्प्रे स्प्रे डाल रहे हो, कीटनाशक डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, ये सारे काम होते हैं। उसके बाद में जब फाइनली सब काम करने के बाद में फसल अगर बच जाती है और वो बड़ी हो जाती है, तो पकती है वो। पकने के बाद कटाई की जाती है फसल की, और फसल को काटने के बाद में वो थ्रेसर मशीन वो बुला के उसमें से वो निकलवाया जाता है, क्या, गेहूं के दाने या बाजरे के दाने या मक्के के दाने जो भी होते हैं। और फिर वो जो निकलता है लास्ट में, उसको बोरे में भर के बेचा जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस हुई ना, इसको बोरे में भर के बेचने से पहले तक सारी की सारी प्रोसेस, इनको बोलेंगे हम प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक कार्य है, ये सबसे पहले कार्य है जो किसान करता है हमारा, है ना। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि प्राइमरी एक्टिविटीज वो होगी जो कि उस फसल को बेचने से जस्ट पहले तक की जो सारी एक्टिविटीज होगी वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगी, फसल को, है ना। अच्छा, सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा? अब देखो, प्राइमरी में तो वो फसल हो गई, ठीक है। जैसे गेहूं की बात हम कर रहे हैं, तो गेहूं को भाई किसान ने पूरा उगा लिया, सारा जो काम खेत में होता है वो सारा काम किया। उसके बाद उसने बोरों में भरा और उसको मंडी में बेच के आ गया वो, ठीक है। तो मंडी में ये बेच दिया। अब मंडी में बेचने के बाद खत्म, किसान का काम खत्म, किसान को पैसे मिल गए, वो अपने घर पे आ गया। अब प्राइमरी एक्टिविटी भी यहाँ पे खत्म। अब देखो क्या हुआ। मंडी में फिर फैक्ट्री का मालिक गया। कौन गया? पार्ले जी। पार्ले जी, जी मानिस जीनियस। पार्ले जी खाते हो ना? तुम भी खाते हो, मैं भी खाता था बचपन में, बहुत खाया है। वो लड़की कौन है आज तक मुझे नहीं समझ में आया। तुमको पता हो उसका नाम तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जो पार्ले जी पे आती है। तो भाई पार्ले जी कंपनी का मालिक जाता है मंडी में, बोलता है कि यार मेरे को बिस्कुट बनाने का है, तेरे पास गेहूं है तो मेरे को दे दे। मंडी वाला बोलता है भाई बहुत गेहूं अपने पास आया हुआ, अभी अभी फसल हुई है, बहुत मस्त फसल हुई है, तुमको कितना चाहिए? तुमको कितना मांगता है? तो बोला जितना है तू दे दे अपने को। उसने सारा का सारा गेहूं ट्रक में भरवाया, और ट्रक में भरवा के पार्ले जी कंपनी का मालिक जो बोला, वो बोला मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया और मैं गड्डी वहां से ले आया, छोड़ के नहीं आया, क्योंकि उसमें गेहूं था। फिर वो फैक्ट्री में लाता है इस गेहूं को, ठीक है। फैक्ट्री में लाके इस गेहूं को पीसता है और पीस के इसके बनाता है बिस्किट। क्या बनाता है मित्रों? बिस्किट।
बिस्किट बनाता है। तो ये अब जब इसने काम किया ना, ये गेहूं लेके आया और फैक्ट्री में जो काम किया कि मशीन में गेहूं को डाला, फिर धोया, फिर उसको पीसा, फिर उसमें जो भी यीस्ट वीस्ट मिलाते हैं वो मिलाया, फिर उसको सांचे में डाला, फिर बिस्किट के सांचे में वो बना, और उसके बाद उसका बिस्किट बना। ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आएंगे भाई, ना 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 ना, इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में तो सिर्फ वो एक्टिविटीज आएगी, प्राथमिक कार्य बोलते हैं इनको, प्राथमिक कार्य प्राइमरी एक्टिविटी को। तो प्राथमिक कार्यों में सिर्फ वो कार्य आते हैं जो किसान ने किया अपने खेत में, और उसके बाद में किसान ने एक प्रोड्यूस कुछ भी उत्पन्न की, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, जो भी, और उसके बाद में वो जो जस्ट खेत से जो चीज निकली है वहां तक के जो काम होंगे ना, वो सारे प्राइमरी एक्टिविटी में आएंगे। उसके बाद अगर उसको कोई ले जाता है, फिर पीसता है, उसके बिस्किट बनाओ, चाहे उसके मोमोज बनाओ, चाहे उसके जो भी बनाओ, ब्रेड बनाओ, बटर बनाओ, जो भी बनाओ भाई उससे, उसके बाद में वो प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं द्वितीयक कार्य। द्वितीयक का मतलब क्या कि भाई दूसरी बार काम हो रहा है ये उस पर। मतलब पहली बार तो किसान ने काम किया कि एकदम जमीन से निकाली, एकदम प्राइमरी यानी प्राथमिक चीज, पहली चीज निकाली किसान ने, तो उसको हमने बोला प्राथमिक कार्य। और फिर जो किसान ने चीज निकाली उस चीज को काम में लेके किसी और ने, किसान ने जो चीज निकाली उस चीज को काम में लेके किसी और ने फिर कुछ बनाया और उसको बेचा, तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक कार्य। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी जो है वो है टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी। तो आप बोलोगे साहब अब इसमें क्या बच गया, इसमें क्या बच गया? आपने बोला कि साहब फसल उगाना प्राइमरी में आ गया, फिर उससे और कुछ बनाना सेकेंडरी में आ गया, तो अब और क्या बच गया? तो देखो, टर्सरी एक्टिविटी वो है जो कि सहायता करती है इनकी प्राइमरी एक्टिविटी की, और सेकेंडरी एक्टिविटी की सहायता करती है टर्सरी एक्टिविटी उस एक्टिविटी को पूरा कराने में। कैसे? जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट वाला था जो मंडी में गया था लेने के लिए, तो मंडी में वो किस में डाल के लाया था? गेहूं ट्रक में डाल के लाया था ना। मैं निकला गाड़ी लेके रास्ते पे, सड़क पे, एक मोड़ आया, मैं उत्थे गाड़ी लेके आया। तो ये जो ट्रक था, इस ट्रक को किसने दिया होगा? उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी ने दिया होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना, जो सामान इधर का उधर, आप भी अपना सामान इधर से उधर पहुंचाना चाहते हो तो आप उनको किराया दो, वो आपके सामान को अपने ट्रक में भर के और पहुंचा देंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला जो है ये किस में आ गया? ये टर्सरी एक्टिविटी में आ गया। ये खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, ट्रक वाला खुद थोड़ी कुछ चीज बना के देता है, नहीं। वो क्या करता है, वो आपके सामान को इधर से उठाता है उधर रख देता है, तो आपको उसने सर्विस दी। और ये ट्रक वाला नहीं होता तो पार्ले जी कंपनी का मालिक गेहूं किस में लेके आता? और फिर अगर वो गेहूं नहीं ला पाता तो वो पार्ले जी बिस्किट बना पाता? नहीं। अब बिस्किट बन जाने के बाद में भी वो क्या उसको अपनी फैक्ट्री में बेचेगा? नहीं, उसको दुकानों पे भेजना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की दुकानों पे भेजना पड़ेगा, तो और ट्रक चाहिए बहुत सारे। हाँ, तो देखो ये टर्सरी एक्टिविटी में आ गया ट्रक वाला, है ना। टर्सरी एक्टिविटी में आ गया क्योंकि ये खुद कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ये खुद किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा है। टर्सरी एक्टिविटी में सर्विस एक्टिविटी आती है, सेवाएं जो दे रहे हैं ना लोग वो आते हैं। सेवाएं मतलब देखो दो चीज होती है, मैं बहुत ही बेसिक में चल रहा हूँ, इतना बेसिक पे जाता नहीं है कोई, लेकिन मैं जा रहा हूँ ताकि जिसको कुछ भी नहीं पता अभी अभी उठ के नींदों से वो भी समझ जाए। दो तरीके के काम होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन, और भैया एक होता है सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। उत्पादन में तो कोई फिजिकल चीज होती है, फिजिकल चीज, है ना, फिजिकल चीज होती है। जैसे ये मोबाइल किसी ने बनाया, मोटरोला कंपनी ने ये मोबाइल बनाया, तो ये मैं पकड़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, हाँ भाई मोटरोला लिखा हुआ है, हाँ भाई मस्त मोटरोला का है। ये माइक्रोफोन जिस कंपनी ने बनाया मैं देख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, मैं कंपनी का नाम भी पढ़ सकता हूँ, तो हाँ ये फिजिकल चीज है। मेरे पास जो टेबलेट इसमें लिख रहा हूँ, टेबलेट का जो पेन है, ये सब की सब फिजिकल चीजें हैं, तो इनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुआ है भाई। ऐसे थोड़ी है और सकला का बूम बूम छू, अरे मैंने उस पेंसिल से सकला का बूम बूम वाली पेंसिल से ये चीजें बना दी, यहाँ पे आ गई मेरे सामने। नहीं, किसी ने बनाया है इनको अपनी फैक्ट्री में, बिल्कुल बनाया साहब। लेकिन सेवाएं जो होती है उनको ना तुम देख सकते हो ना तुम छू सकते हो, सिर्फ अनुभव कर सकते हो। अभी तुम मतलब छू नहीं सकते, देख तो सकते हो सेवाओं को, छू नहीं सकते। जैसे मुझे तुम देख रहे हो इस कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, मुझे तुम देख रहे हो इस कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, तो क्या तुम मुझे टच कर सकते हो? क्या तुम मुझे टच कर सकते हो अभी अभी के अभी? हाँ, एक सेकंड देना, मैं एक लाइट और चालू कर देता हूँ, पीछे वाला थोड़ा बैकग्राउंड ठीक से नहीं है, 2 सेकंड देना मुझे। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, अब जो है बैकग्राउंड सही आना चाहिए। हाँ भाई एकदम मस्त आ गया भाई, अब तो चमक गए एकदम। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे छू सकते हो? हाँ, क्या तुम मुझे छू सकते हो, टच कर सकते हो? अरे मोबाइल को कर सकते हो भाई, मुझे नहीं कर सकते ना। मैं तो उस मोबाइल के अंदर बैठा हूँ, मैं इंटरनेट के अंदर फैला हुआ हूँ, सबके पास पहुंच रहा हूँ मैं एक साथ। क्या एक आदमी एक साथ इतने लोगों के पास पहुंच सकता है? नहीं। तो इसका मतलब मैं तुम्हें सेवाएं दे रहा हूँ जिसको तुम महसूस कर सकते हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें उसमें आनंद आ सकता है, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा आनंद से एकदम उन्मादित होकर तुम एकदम प्रसन्न हो गया, हाँ हाँ मजा आ गया आज तो ज्योग्राफी पढ़ के। लेकिन वो आनंद तुम क्या फिजिकली एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। तो वो सेवाएं हो गई, और प्रोडक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल असेट बनेगी। तो ट्रांसपोर्ट की सेवा हो गई, बैंकिंग की सेवा हो गई। बैंक वाले क्या करते हैं भाई, लोन देते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इसका पैसा उसके सब, है ना। तो वो भी सेवाओं में आता है। टेलीविजन की सेवा हो गई, टेलीविजन में तुम क्या देते हो भाई? डिश टीवी वाले को अगर पैसा तुमने दिया, तो डिश टीवी वाले ने तुमको कुछ दिया क्या, पैकेट दिया क्या किसी चीज का? नहीं, क्या किया उन्होंने, तुम्हारा रिचार्ज कर दिया। जो मोबाइल की सेवाएं ले रहे हो,
जो कम्युनिकेशन सर्विसेज ले रहे हो, तो भाई जियो वाले को पैसा दे रहे हो, वो कुछ दे रहा है क्या तुमको? नहीं, कुछ सिग्नल आ जाते हैं तुम्हारे मोबाइल में, तुम वीडियो वीडियो देख लेते हो बस। तो ये सारी सर्विसेज में आती है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन में आती है कौन सी चीजें, जहां पे कुछ ना कुछ बनता है। तो इसीलिए हमने बोला कि साहब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी ना, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज होगी वो तो आएगी प्राइमरी एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में यानी कि प्राथमिक कार्यों में, ठीक है। और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होगी ये आएगी द्वितीयक कार्यों में, द्वितीयक कार्यों में, किसमें आएगी? द्वितीयक कार्यों में। और जो सर्विस इंडस्ट्री होगी, सर्विस की सारी एक्टिविटीज होगी वो आएगी टर्सरी यानी कि तृतीयक। ये द्वितीयक को सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। तृतीयक में आई है, ऊपर से देख लो नहीं दिखता तो, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में हम बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ताकि तुम समझ जाओ कि कौन सी की क्या बातें हो रही है। तो वही सारा यहाँ पे समझाया, कोई ज्यादा फालतू वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, और एग्रीकल्चर में ना सिर्फ फसलें उगाना शामिल है, बल्कि यहाँ पे लाइव स्टॉक, जो जानवर होता है, जानवरों को पालना भी शामिल है। उसके अलावा यहाँ पे तुम फूल वूल उगाते हो वो भी शामिल है, और जो लाइव स्टॉक, फूल, फ्लावर, वेजिटेबल, सब्जियां, सब कुछ जो भी तुम खाते हो ना शाकाहार में, वो सब कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है। In the world, 50% of the persons are engaged in the agriculture activity. 2/3 of the Indian population is still dependent on agriculture. तो देखो बोल रहा है विश्व में 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। भारत में 2/3 यानी कि 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये 75% वाला जो डेटा है मेरे मित्रों, ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि ये किताब पुरानी छपी हुई है, अभी ये कम हो चुका है। ओके, कम हो चुका है। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? अच्छी जमीन हो, अच्छी मिट्टी हो, अच्छा पानी हो, तभी एग्रीकल्चर हो पाएगी ना। भाई तुम्हें अच्छी तरीके से फास्ट स्पीड में गाड़ी भगाने के लिए क्या चाहिए? कि बहुत बढ़िया हाईवे हो, खड्डे ना हो। तो हाँ, एग्रीकल्चर में भी वैसे कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो बढ़िया जमीन होगी, मिट्टी अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा, तभी तो फसलें उग पाएगी। नहीं तो मान लो गर्मियों का सीजन है और तुमने फसल तो उगा ली, लेकिन तुम्हारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्या करोगे अब? फसल तुम्हारी जल जाएगी। तो ये सब चीजें चाहिए, वही बताया हुआ यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे देखो कुछ नक्शा दिया हुआ है, इस नक्शे में बताया गया है, ये जो हरा हरा तुमको दिख रहा है ना, जो भी तुमको देखो यहाँ पे, ये तो पूरा इधर तो पीला पीला है, लेकिन इधर जो ये हरा हरा है, तो ये हरा हरा जो तुमको दिख रहा है मित्रों, ये हरे हरे में जो हिस्सा है ना, इसका मतलब कि ये हिस्सा वो है इस जमीन का जहां पे खेती की जा सकती है। तो तुम देखो भाई, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा है, लेकिन उसमें देखो हरा हरा सिर्फ इतना ही है भैया, बहुत कम। यानी कि बहुत कम दुनिया की ऐसी जगह है जहां पे खेती की जा सकती है। यानी रहते तो लोग सारी जगह है, लेकिन खेती कुछ जगह हो सकती है, और अगर वो खेती होना बंद हो गई तो वो जगह भी खराब हो जाएगी, उन जगह की भी ऐसी हो जाएगी, और फिर जो बाकी रहते हैं वो भी खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको बचाना चाहिए जमीन को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जहां जिन जमीनों पे खेती हो सकती है वहां पे प्लॉट काट काट के बिल्डिंगें बना रहे हैं। अरे भाई तुम रह तो लोगे बिल्डिंगें बना बना के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाओगे क्या? खाने के बिना कैसे रहोगे? वो नहीं सोचते लोग। तो देखो इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये देखो साउथ अमेरिका इतना बड़ा है, लेकिन इसमें इतना सही है। भारत देखो भाई साहब, ओहो, मतलब भारत है छोटा सा, लेकिन लगभग लगभग पूरा ही हरा है। यानी पूरे भारत में खेती होती है, हम बहुत खेती करते हैं, हम बहुत खेती करते हैं भाई साहब। और हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, इंटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दो टाइप की एग्रीकल्चर होती है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। चलो, तो ये भाई देख लो नक्शा, है ना। समस्या देखो, पूरे विश्व में सब सिर्फ थोड़ी बहुत जमीन ही ऐसी है जहाँ पे बढ़िया खेती की जा सकती है। यूरोप में देखो ज्यादा खेती होती है, एक तो, एक अमेरिका में ज्यादा खेती होती है ना, वेस्टर्न कौन सा, ईस्टर्न अमेरिका में, एक इंडिया में, और चाइना के भी थोड़े से पार्ट में होती है। चाइना देखो इतना बड़ा है, लेकिन चाइना में, और रशिया देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा रशिया, लेकिन खेती इतनी सी होती है यहाँ पे। तो समझ रहे हो तुम, रूस में इतना बड़ा तो है रूस, लेकिन खेती नहीं होती पूरे में, रहते भी नहीं है लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो तुमको याद रखने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं उनमें आ जाते हैं। तो कल्चर तो एक होता है, हमने अभी तक तो जो पढ़ा है ना वो है एग्रीकल्चर, लेकिन बहुत टाइप के कल्चर होते हैं भाई साहब, बहुत टाइप के कल्चर होते हैं, और अलग अलग कल्चरों का ज्ञान यहाँ पे मिलेगा हमको, है ना। अलग अलग कल्चरों का ज्ञान हमको यहाँ पे मिलेगा। कौन कौन सा कल्चर होता है? एग्री, सीरी, पीसी, वीटी, होल्टी, नाम याद करो, ये सारी बहनें हैं, नाम याद करो इनका। एग्री, सीरी, पीसी, वीटी, होटी। एग्री, सीरी, पीसी, विटी, होटी, होटी को होटी बोलो, होटी। एग्री, सीरी, पीसी, विटी, होटी, 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 है ना। अब देखते हैं, एग्रीकल्चर तो समझ गए ना क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। तो बोलते हैं कि साहब जो आप जमीन पे कुछ उगाते हो, मिट्टी में कुछ उगाते हो, आप अपने जानवरों को पालते हो, अपनी सब्जियां उगाते हो, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। सीरीकल्चर किसको बोलते हैं? कि भाई सिल्क वॉर्म को आप जब रखो, यानी रेशम को जो उत्पादित करते हो, उन कीड़ों को अगर तुम पालो, हाँ भैया, जो रेशम हम पहनते ना, रेशमी क्या बोला? रेशम का रूमाल गले में बांध के मैं आजा प्यारे, कब से खड़ी हूं दरवाजे पे, ओ रेशम का। तो वो रेशम कहां से आया? वो रेशम आया कीड़ों से। अच्छा भाई साहब,
मतलब वो इतना ऐसे ऐसे करते हैं, हम रेशम को पहनते हैं, वो कीड़ों से निकलता है। हाँ भाई, कीड़ों से निकलता है, वो भी अपने मुंह से निकालते हैं कीड़े। तो इन कीड़ों को पाला जाता है पहले, फिर इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन सीरी कल्चर। सीरी कल्चर, सीरी, सिल्क वोम। तो सीरी से ये याद रखना, एस से सीरी, एस से सिल्क। सिल्क का मतलब रेशम। तो रेशम पालन वाले कीड़े जो है उनको जो पालते हैं उनको बोलते हैं सीरी कल्चर। पिस्सी कल्चर किसको बोलते हैं? पिस्सी कल्चर बोलते हैं फिश पालने को, है ना। वो भी किसमें? टैंक्स और पॉन्ड बना के। एक तो मछली होती है समुद्र में, वो खुली घूमती है, एक होती है नदी में, वो भी खुली घूमती है। लेकिन मान लो कोई खुद अपना पर्सनल टैंक बना ले, एक बड़ा सारा की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा, स्विमिंग पूल से भी बड़ा, उसमें पानी भर दे और उसमें मछली पालने लग जाए और उन मछलियों को निकाल निकाल के बेचे, तो इसको बोलेंगे हम पिस्सी कल्चर। तो ऐसे मान लो कि ऐसे याद करने के लिए तुम ऐसा सोच लो कि तुमने एक मछली पाली भी, उसका नाम है पिस्सी। ए पिस्सी कैसी है तू? पिस्सी कैसी है तू? ए पिस्सी। अब याद हो जाएगा तुमको, जब भी पिस्सी आएगा ना तुम्हें याद आ जाएगा, पिस्सी कैसी है तू? किससे बात कर रहे थे? अरे किससे बात कर रहे थे भाई? तो बोलोगे मछली से बात कर रहा था, मेरी पाली हुई मछली है पिस्सी। यानी कि कोई अलग से पाले मछली, अलग से पॉन्ड बना के या फिर टैंक बना के, तो उसको बोलते हैं पिस्सी कल्चर। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर किसको बोलते हैं भाई? वीटी, बताओ। वीटी वही होता है जो खिट्टी खिट्टी होता है, खट्टी विट्टी, खट्टी मिट्टी। देखो एक बात याद रखना हमेशा, खट्टी मिट्टी। तो खट्टी विट्टी कर दो उसको, मिट्टी को विट्टी कर दो। यानी खट्टा क्या होता है? अंगूर। किसने बोला? लोमड़ी ने, कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो इसलिए विट्टी होगी खट्टी, खट्टी विट्टी। विट्टी में होता है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर उगाने का। विट्टी में क्या हो गया भाई साहब? ग्रेप्स। खट्टी विट्टी याद करना, खट्टी विट्टी, खट्टा क्या होता है? अंगूर। तो विट्टी में क्या होगा? अंगूर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब उगाने के लिए कॉमर्शियल। यानी कि एक तो होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो तुमने जो ग्रेन्स है ना, फूड ग्रेन्स, जैसे कि गेहूं और जो ऑयल ऑयल ग्रेन्स है, ठीक है, ऑयल सीड्स हो गए, ये सब तुम उगाते हो, उसको तो बोलेंगे एग्रीकल्चर। और उसके साथ में लाइव स्टॉक यानी जानवर पालते हो, वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। लेकिन तुम सब्जियां उगा रहे हो अलग से, फ्लावर उगा रहे हो, फ्रूट उगा रहे हो, है ना, फल सब्जी और फूल उगा रहे हो, वो भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए, खुद के लिए नहीं, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, बेचने के लिए उनको दुनिया में जाके बेचोगे उनको। तो फिर वो आएगा किसमें? वो आ जाएगा मित्रों, वो आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में। किसमें आएगा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, गरम गरम सब्जी डाल दो, हॉटी हॉटी सब्जी डाल दो। समझ गए हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा? फार्म सिस्टम की बात करते हैं। फार्म सिस्टम भाई साहब दो तीन टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? ये देखो, ये मैंने बताया था ना सबसे पहले क्या होता है, तुमको बताऊं मैं। इनपुट होता है कुछ उसमें, फिर उसमें प्रोसेस की जाती है, फिर आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि साहब, इनपुट का मतलब कि तुमने काम अभी स्टार्ट नहीं किया, तुम्हारा अभी काम स्टार्ट होएगा, लेकिन ये चीजें चाहिए कि तुमको काम स्टार्ट करने के लिए, उनको बोलते हैं हम इनपुट। यानी कि जो तुम्हें कोई भी चीज बनाने के लिए इनपुट, यानी वो चीजें चाहिए, उन चीजों के बिना कोई चीज जो तुम बनाना चाहते हो वो नहीं बना सकते, जब तक कि तुम्हारे पास वो चीजें नहीं हो जिनको तुम अंदर डालोगे। तो एग्रीकल्चर में भी काम स्टार्ट करने के लिए तीन टाइप के इनपुट चाहिए। किसे? एक तो मशीनरी चाहिए। मशीनरी का मतलब कि भाई जमीन होती है, अब तुम्हारे को इतनी सी जमीन खोदनी है, फावड़ा लेके तुम एक बार खोद के देखना अपने घर पे, तुम्हारी हवा नहीं निकल जाए तो मेरी नाम बदल देना तुम। 2 सेकंड दो भाई। अरे मेरी ये एसी क्या हो गया आजकल, ठंडी क्यों नहीं हो रही है? बारिश का मौसम शुरू होने के बाद ठंडी होना कम हो गई। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि फावड़ा लेके तुम जमीन को खोदना, जमीन को खोदोगे तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो भाई इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड को खोदने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, हाथ से तो खोदेगा नहीं ना। तो उसको खोदने के लिए चाहिए मशीन। मशीन में क्या चाहिए? ट्रैक्टर। तो ये मशीनरी का इनपुट हो गया कि भाई जमीन खुदेगी, फिर उस पर बीज डलेंगे, फिर ही तो सब कुछ चालू होगा। जब तक ये काम ही नहीं होगा जमीन खोदने का, तो बीज भी नहीं डाल सकते। बीज नहीं डाल सकते तो खेती नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इनपुट हो गया। दूसरा सीड्स, यानी जमीन खोदेंगे फिर उसमें बीज डालेंगे, तो सीड भी इनपुट में आ जाएंगे। इनपुट का वही मतलब है कि वो चीजें जो काम स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में केमिकल्स। केमिकल्स मतलब जब बीज डाल देते हैं ना, उसके बाद में कई तो बीज डालने से पहले भी केमिकल डाल देते हैं, और कई बीज डालने के बाद जब थोड़े थोड़े उग जाते हैं वो, उसके बाद में उसमें खाद डालते हैं, उसमें कीटनाशक डालते हैं, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया उनकी क्रॉप जो है वो हो। तो इनपुट का मतलब जो स्टार्ट करने के लिए डाला। और एग्रीकल्चर में तीन टाइप के इनपुट होते हैं, एक तो होता है मशीन का, एक होता है सीड्स का, और एक होता है केमिकल का। 2 सेकंड देना मुझे। समझ गए बबुआ? समझ गए? तीन तीन इनपुट होता है। उसके बाद में प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या होगी? प्रोसेस में वही होगा कि सब कुछ हो गया, फिर उसका ध्यान रखेगा किसान, और ध्यान रखने के साथ में पानी देगा, उसमें जानवरों को भगाएगा, उसकी निराई गुड़ाई वो सब कुछ करेगा। तो वो प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, ये सारी प्रोसेस हो गई। उसके बाद आउटपुट में हमको क्रॉप्स मिल जाएगी। गेहूं तो गेहूं मिल जाएगा, चावल उगाया तो चावल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इनपुट वो हो गए जो जिनमें जीवन नहीं था। अभी देखो हम फिजिकल इनपुट की भी बात करते हैं, यानी वो इनपुट जो इंसान देता है। तो ह्यूमन क्या क्या इनपुट देता है? ह्यूमन देता है भाई स्टोरेज करता है इन चीजों को, लेबर यानी वहां पे काम करता है। मशीन को चलाता कौन है? ह्यूमन चलाता है। केमिकल को डालता कौन है? ह्यूमन डालता है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये किसान कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमन इनपुट। और फिजिकल इनपुट में वो होता है भाई साहब जो प्रकृति हमको देती है, वो इनपुट जो प्रकृति देती है। सूरज की रोशनी नहीं होगी तो क्या फसल उग सकती है बिना सूरज की रोशनी के? नहीं उग सकती।
क्योंकि पौधे बड़े ही सूरज की रोशनी से होते हैं। हमने पढ़ा था, जब हमने हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था ना, जब तब हमने पढ़ा था कि पौधे बड़े ही सूरज की रोशनी से होते हैं। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पौधे बड़े ही नहीं होंगे, तो फसल उगेगी नहीं। तो ये प्राकृतिक इनपुट है। टेम्परेचर भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग फसलों का नाम पढ़ेंगे जब, कि कई फसलें ऐसी होती है जिनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, कई ऐसी होती है जिनको कम टेम्परेचर चाहिए। अब जो वो रेस वो होती है, वो केसर जो होती है ना, केसर जो हम डाल के पीते हैं, दूध में ताकत आती है उससे, वो केसर जो होती है वो ठंडे टेम्परेचर में उगती है। जम्मू कश्मीर में इस साइड में सेव जो होती है ठंडे टेम्परेचर में उगती है। लेकिन बात करूं अगर मैं बाजरे की, तो बाजरा भाई हाई टेम्परेचर में उगता है। बात करूं अगर मूंगफली की, तो हाई टेम्परेचर में उगता है। बात करूं अगर चावलों की, तो हाई टेम्परेचर में उगते हैं। तो अलग अलग फसल का उगाने का टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसी हिसाब से उसमें बेस्ट आउटपुट आता है। सॉइल के बिना तो कुछ उग ही नहीं सकता भाई। जमीन पे उगाओगे ना, हवा में थोड़ी तुम एग्रीकल्चर कर लोगे, नहीं कर सकते ना खेती। हवा में खेती कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो सॉइल चाहिए। और स्लोप का मतलब कितना ढाल होना चाहिए, वो ढाल अलग अलग तरीकों से काम आता है। चाय के बागान ढाल पे मिलते हैं, क्योंकि ढाल पे वो अच्छी तरीके से उगती है। इनको मैं डिलीट कर दूं, कर दो भैया। तो ये हमने सारे इनपुट्स के बारे में पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कितने टाइप की फार्मिंग जो है वो मिलती है दुनिया में। तो पहली होती है सबसिस्टेंट फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी जीवन यापन करने वाली खेती। ये देखो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो तुमको मैं देख के बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं तुमको सब कुछ हिंदी में समझा दूंगा कि इसका वैसे मतलब क्या होता है। जीवन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं इसको शायद। लोड हो जाए तो नहीं हो रहा, हो जा भाई, नहीं होगा, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि भाई यहाँ पे किसान जो होता है, उसके पास में इतनी ही जमीन होती है कि बस उस पे जो उगाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी का काम निकालेगा। यानी कि मान लो उसने गेहूं की बोरी उगाई, तो इतनी ही गेहूं उगेगा कि बस उसकी खुद की फैमिली खा ले बस, और वो बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना रहेगा ही नहीं। वो मतलब इतना भी हो सकता ना उगे कि उसकी फैमिली भी पूरे साल नहीं खा पाए, उसको और लेने के आना पड़े उनके लिए। तो ये किसान अपनी जरूरत के लिए उगाता है, अपने जीने के लिए उगाता है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, कुछ खाने के लिए तो जरूरी है सनम। अब वो किसान के पास इतनी इनकम है नहीं, छोटी सी एक जमीन है उसके पास, तो उसमें बेचारा कुछ उगा लेता है और उसको खा लेता है। तो इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी खुद को जिंदा रहने के लिए भाई वो फार्मिंग कर रहा है। कि अगर वो नहीं करेगा फार्मिंग, तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी फार्मर की फैमिली की नीड्स को मीट करने के लिए इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस द स्मॉल आउटपुट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्राइमरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई मैंने तुमको यही बताया कि उस किसान के पास इतनी सी जमीन है कि वो बेच भी नहीं सकता इस फसल को, इतनी फसल होगी उसके पास कि बस खुद का काम चलेगा। तो अगर वो अमीर किसान नहीं है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि वो अमीर किसान नहीं, तो वो ट्रैक्टर नहीं ला पाएगा, है ना, वो मशीन नहीं ला पाएगा। वो जो भी काम करेगा उसको हाथ से ही करना पड़ेगा। हाँ, हाथ से करने में बहुत जोर आता है, लेकिन वो मजबूर है, तो वो करेगा हाथ से ही। ज्यादा टेक्नोलॉजी का काम नहीं लेगा, लेबर यानी कि खुद और अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों के पास ज्यादा काम कराएगा, खुद ज्यादा काम करेगा, और फिर उससे जो उगेगा उसको वही खा लेंगे, उनके पास ज्यादा नहीं उगेगा। तो ये बोला कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यार इसमें एस बहुत ज्यादा है, मेरे से एस इतने जल्दी बोले नहीं जाते। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। तो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड द मोर लेबर। यानी कि फार्मर जो है एक छोटा सा, मैंने बताया छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है उस फार्मर के पास में। देखो मेरी आवाज अगर तुम्हें ज्यादा लगे ना, मैं कई बार एक्साइटेड होता हूं तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, जब मेरे दिमाग में ध्यान में रहता है तब मैं धीरे धीरे बोल लेता हूं। लेकिन हो सकता है कई वीडियो में मैं इतना एक्साइट हूं कि मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल ना करूं, तो तुम पॉइंट्स लोगों हर बाकी लोगों की तो वीडियो तुम 1.75x पे देखते हो ना, मेरी वीडियो को तुम 0.75x पे देखा करो, अच्छी दिखेगी क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट 1.75x पे चलता हूँ। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using the simple tools and more labor. तो बोला कि साहब इंटेंसिव का मतलब होता है कि छोटा सा उसके पास, अच्छा मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा नहीं कि हाँ, छोटा सा उसके पास एकदम छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, अब उसको उसी में उगाना है सब कुछ। मतलब मान लो अगर वो हाथ से सब कुछ करेगा, तो हो सकता है इतना उगे नहीं कि वो खुद भी खा पाए। और वो किसान क्या चाहता है कि भाई मैं खुद तो खा लूं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको बेच दूं, मेरे पास थोड़ी इनकम भी आ जाए। तो वो क्या चाहता है कि वो छोटे से जमीन के टुकड़े से वो सब कुछ उगाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा भाई साहब कि उस पर टूल बहुत काम में लेगा, उस पर एकदम अपने सारे परिवार को लगा देगा, भाई लग जाओ इस जमीन पे, ये जमीन ही हमको सब कुछ देगी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं वो, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल परमिट द ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। राइस इज द मेन क्रॉप, other crops include wheat, maize, pulses, oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of monsoon region of South, Southeast Asia and Asia. तो बोला कि साहब वहां पे लगे रहते हैं उसकी छोटी सी जमीन पे सारे परिवार वाले। वो उनको बोलता है कि बेटा काम करो इस पे, ये जमीन ही तुमको सब कुछ देगी। और ये कहां पे अधिकतर होता है, जहां पे दो सीजन होते हैं क्रॉप के। दो सीजन का मतलब क्या, कि जहां पे बर्फ नहीं जमती, ले दे के बात ये है, जहां पे बर्फ इतनी ज्यादा नहीं गिरती कि खेती ना हो पाए सर्दियों में। जैसे हमारे भारत में लगभग हर जगह पे
दो सीजन में अलग अलग खेती की जाती है, गर्मियों के सीजन में अलग और सर्दियों में अलग। गर्मियों में हम उगाते हैं गेहूं, नहीं गर्मियों में हम गेहूं नहीं उगाते, गेहूं गर्मियों में हम बाजरा उगाते हैं, तिल उगाते हैं, चावल उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। और सर्दियों में हम क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, है ना, इस टाइप की चीजें उगाते हैं। तो हम दो क्रॉप कर सकते हैं एक ही जमीन पे, 6 6 महीने से 2 बार फसलें ले सकते हैं। तो या तो तुम एक ही काम कर सकते हो, जैसे रशिया जैसी जगह है ना, रशिया, रशिया में मैंने आपको दिखाया था अभी ऊपर वाले नक्शे में, इतना बड़ा रशिया है, इतना बड़ा रशिया है, लेकिन वहां पे खेती बहुत कम की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई साहब बर्फ जमती है, बर्फ जम जाती है ना। बर्फ का मतलब क्या होता है कि वहां पे पूरी पूरी जमीन बर्फ से ढक जाती है, तो सर्दियों में वहां पे खेती नहीं कर सकते कई जगह पे, लेकिन हमारे भारत में कर सकते हैं। तो तुमको या तो एक ही खेती करने को मिले या फिर 1+1 2 का ऑफर मिले, तो कौन सा ऑफर अच्छा है? 2 का अच्छा है ना। तो इसलिए वो किसान क्या करता है, अपने सारे परिवार को वहां पे लगा देता है कि खूब मेहनत करो, खूब काम करो, और हमको बढ़िया से बढ़िया फसल लेनी है। छोटी सी जगह पे लगे रहते हैं लोग भयंकर रूप से, उस पे ही उगाने के लग रहे हैं, छोटी सी इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ते। तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, यानी भाई साहब लग गए एकदम भयंकर इंटेंसिव रूप से, भयंकर रूप से इंटेंसिव रूप से लग गए उस खेती को करने में। क्या इससे निकाल लेंगे, इस जमीन को निचोड़ लेंगे, जितना भी ये दे सकती है मैक्सिमम वो सारा का सारा हम ले लेंगे। उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। और अच्छा, तो ये था एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना। ये कहां पे किया जाता है? जहां पे मानसून रीजन होता है, यानी जहां पे मानसून में बारिश होती है, हमारे जैसे भारत में, साउथ में हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, ईस्ट एशिया में हो गया, ठीक है। और दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें वो होता है शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिवासी, आदिकाल से चला हुआ आ रहा, आदिकालिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रिमिटिव का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं ना, तो इसका मतलब ये होता है वो काम जिसको बहुत हजार साल से पुराने लोग करते आ रहे हैं। यानी पुराने लोग वही होंगे ना जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो जंगलों टाइप में रहते थे, जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो वो लोग जो करते आ रहे हैं आज भी उन कामों को अगर कोई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि उसको बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण कृषि, है ना। और दूसरा है इसमें हर्डिंग, है ना, क्या बोलते हैं, नोमेडिक हर्डिंग। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, इसमें ऐसा करते हैं लोग कि मान लो ये जंगल है, ये जंगल है पूरा, ये पूरा जंगल का एरिया जहाँ पे पेड़ उगे हैं, ठीक है, ये जंगल का एरिया है, यहाँ पेड़ उगे हैं वो सारे। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ एक जगह को चुनेंगे और वहां से पेड़ काट देंगे। ये पेड़ काट दिया और आग लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे, आग। तो आग लगाएंगे, उससे पेड़ अपने आप जल जाएंगे, बच्चे कुचों को ये काट देंगे। तो आग जब लगेगी, इतने पे लगाएंगे, वो कंट्रोल रूप से लगाते हैं, आगे से नहीं कि लगा दी पूरा जंगल जल गया, नहीं। वो इस तरीके से उनको, क्योंकि बहुत सालों से वो काम करते आ रहे हैं, तो उनको पता है कि आग को कैसे कंट्रोल करें। तो वो कोशिश करते हैं कि इतनी जगह पे आग लगे, फिर वो आग से जो सारे पेड़ जल जाएंगे, उनकी राख जो है ना, राख, एस, एस बोलते हैं उसको, है ना, एसेज, वो नीचे बिखर जाएगी। अब जो ये राख होती है ना, राख, इसमें पोटेशियम होता है, क्या होता है, पोटेशियम, शायद पोटेशियम होता है शायद, है ना, पोटास होता है इसमें, पोटास, पोटेशियम। तो ये पोटास क्या होता है, एक तरह का खाद होता है। तो इस राख से नीचे की जमीन जो है वो उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ। अब वो क्या करते हैं, इस पे खेती करते हैं, ठीक है, क्योंकि राख बिखरी हुई थी, बहुत सारे पौधे जले थे, उनकी राख से उपजाऊ हो गई, तो खेती करेंगे, यहाँ पे फसल उगाएंगे। लेकिन वो पोटास जो, वो फसल जो उगेगी उस पोटास को चूसेगी, खाद वो क्या करती है, फसल चूसती है और फिर उसको अपने आप में संभाल लेती है। तो कभी ना कभी तो ये खाद खत्म हो जाएगा ना, कभी ना कभी तो इस जमीन की उर्वरकता खत्म हो जाएगी ना। जब भी ऐसा लगेगा ना उनको कि अब इसकी उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, और फसल उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी अच्छी पहले हुआ करती थी, तो ये लोग क्या करेंगे, इस जमीन को छोड़ देंगे फिर, और फिर आगे जाएंगे और जंगल काटेंगे, उनको भी जला देंगे और फिर वहां पे खेती करेंगे। अब जब तक ये आगे वाले पे खेती कर रहे होंगे ना, तब तक क्या होगा, यहाँ पे बारिश से फिर वापस से जंगल उगना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जंगल वापस से खड़ा हो जाएगा, और ये फिर ये यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर घूम के वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी जमीन को। ये पुराने लोग करते थे, आज भी करते हैं, आसाम की साइड में, उधर नॉर्थ ईस्ट की साइड में, और हिमालय में भी कई जगह पे होती है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा जो है वो है नोमेडिक हर्डिंग। तो कौन कौन करता है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुमको मैं। इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लेश एंड बर्न। स्लेश का मतलब होता है काटना, और बर्न का मतलब होता है जलाना। तो तुम समझ गए ना, यहाँ पे पेड़ों को काटा और फिर जला दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं काटना और जलाना कृषि, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कहाँ कहाँ किया जाता है ये? अमेजोन बेसिन जो हमने देखा था, मैं तुमको साउथ अमेरिका लेके गया था और तुमको सैटेलाइट से दिखाया था कि अमेजोन के कितने सारे जंगल है वहां पे। तो वो जंगलों को भी लोग काट के वहां पे खेती करते हैं, है ना। ट्रॉपिकल अफ्रीका में की जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इस साइड के राज्यों में भी की जाती है खेती। अब बात करते हैं नोमेडिक हर्डिंग की। नोमेडिक बोलते हैं बंजारा, बंजाराओं को नोमेडिक बोलते हैं ना। मैं तो बंजारा रे, बन के आवारा, मैं किस रास्ते में भटक गया हूँ।
तो बंजारा क्या होता है? बंजारा जाति नोमैडिक, नोमैडिक जो होते हैं घुमंतु, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतु पशुचारण। मतलब नॉर्मली जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि लोगों के मकान होते हैं, वो उन मकानों में जिंदगी भर रहते हैं। अगर तुम भी कहीं पर रहते हो गांव में और तुमने कुछ पाल रखा है, गाय भैंस बकरी जो भी, तो तुम वही करते हो कि अपने घर पे उसके लिए चारा वारा मंगाते हो, उसको डालते हो, वहां पे दूध निकालते हो और वहीं पे रहते हो और सारी जिंदगी वहीं पे काट देते हो। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे ये सिस्टम चलता है कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो एक सीजन में तो और कहीं रहेंगे, दूसरी सीजन में और कहीं रहेंगे, और जब वो दूसरी जगह पे आएंगे तो भाई साहब वो अपने सारे सारे पशु पक्षियों को भी साथ में लेके आएंगे, है ना, और फिर यहाँ पे रखेंगे उनको 6 महीने, फिर वापस से ऊपर चले जाएंगे और वहां पे रखेंगे, तो इसे घूमते रहते हो अपने सारे पशुओं को लेके। तो तुम ऐसा देख रहे होगे राजस्थान में तो बहुत कॉमन सीन है ये, कि जैसे ऊंट, बहुत सारी गायें, तुमने देखी होगी बहुत सारी गायों का झुंड एक साथ लोग लेके जाते हैं, उनके साथ में 5-10 आदमी होते हैं, इस तरीके से ऊंट होते हैं, इस तरीके से भेड़ें होती है, बहुत दूर दूर से लाते हैं ये। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये इनको चराने के लिए लेके जाते हैं, कि भाई इनके पास इतने सारे पशु पक्षी है कि इनके जगह पे जहां पे भी ये ऑलरेडी रह रहे हैं वहां पे इतना चारा, इन इन पशु पक्षियों को खिलाने के लिए इतना चारा और इतनी इतनी खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो इनको करना क्या होगा, फिर इनको ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पे इनको खिला सके, नहीं तो ये मर जाएंगे ना। और ये इनकी असेट है, ये इनकी संपत्ति है, इसी से ये पैसा कमाते हैं, इसी से इनकी जिंदगी चलती है, पशुओं को बड़ा करना और उनको बेचने से। तो इसलिए इनको चराने के लिए ये फिर जगह ढूंढते हैं और उन जगहों पे जाते हैं। इसी को बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, यानी घूम घूम के जानवरों को चराना, दूर दूर जाके जानवरों को चराना, इसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। अच्छा, nomadic herding is practiced in the semi-arid part and arid region of Sahara, Central Asia, some part of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir। तो राजस्थान में भी नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, क्योंकि जब राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो जो जैसलमेर बाड़मेर साइड का एरिया है वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि वहां पे कुछ नहीं बचता, सब कुछ जल जाता है। तो अपने जानवरों को जैसे ऊंट लेके आ रहे हैं, तो ये कहां से लेके आ रहे हैं? उधर जैसलमेर बाड़मेर से लेके आ रहे हैं। गायें लेके आते हैं वहां से, थार पार कर, एक गाय का नाम है थार पार कर, नाम ही देखो उसका क्या है, थार पार कर, यानी वो गाय जो थार को पार करके आई है, थार का मतलब अपना रेगिस्तान, उसको पार करके आई है, तो वो यही करती है गाय। वो गर्मियों में इधर आती है, बहुत बड़ी बड़ी सींगों वाली गाय होती है, यूं बड़े बड़े सींग होते हैं, देख कर डर लगता है उनको बहुत ज्यादा, लेकिन वो गायें भोली होती है बहुत ज्यादा। तो ये थार पार कर गाय, ये ऊंट, इनको चराने के लिए लाते हैं, इनको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, क्योंकि वहां पे गर्मी पड़ती है। और ऐसा सेम काम जम्मू कश्मीर वाले भी करते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति रहती है, गुज्जर जनजाति, है ना, बड़ गुज्जर बोलते हैं शायद इनको। तो ये गुज्जर जनजाति जो जम्मू कश्मीर में रहती है, ये भी वही काम करती है सेम। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में तो गर्मी पड़ती है और जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है। जब सर्दियों का मौसम होता है तो ऊपर का सारा के सारे जो चारा था, जो घास के मैदान थे, वो जम जाते हैं, तो इसलिए वो फिर कश्मीर से जम्मू की ओर आ जाते हैं, जम्मू में चराते हैं। और फिर जब सर्दियों का मौसम चला जाता है तो फिर से वो ऊपर चले जाते हैं, तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। तो तुम समझ गए, मैंने सिर्फ स्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर तुमको समझा दिया, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, यानी पेड़ों को काटो, जलाओ, फिर वहां पे खेती करो, फिर वो खत्म हो जाए तो आगे जाओ, आगे जलाओ, आगे खेती करो। और मैंने तुमको नोमैडिक हर्डिंग भी समझा दी क्या होती है। अब बात करते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग की। किसकी बात करते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग की। तो कॉमर्शियल फार्मिंग को जो अगर हिंदी में बोलना चाहूं मैं, तो मुझे सोचने दो 2 सेकंड। वाणिज्यिक कृषि, या भी इसको व्यापारिक कृषि भी बोल सकते हो। यानी अभी हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यानी सब्सिस्टेंस बोला नहीं जाता मेरे से, इसमें बहुत ज्यादा एसेज है, जी भटकती है, देखो बोल के देखो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो पढ़ा था हमने, यानी कि जो जीवन निर्वाह कृषि थी, उसमें तो क्या था कि किसान जो है अपने घर वालों के लिए और अपने लिए कुछ उगा रहा था। लेकिन अब जो ये कॉमर्शियल फार्मिंग का सिस्टम है, इसमें किसान खुद के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगाएगा, दूसरों को बेचेगा, वो एक बिजनेस करेगा एग्रीकल्चर का, कि जितना भी उगेगा उसको बेच के आएगा मंडी में और उससे पैसा कमाएगा। तो उसके लिए पैसा कमाने का तरीका है कृषि। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used are large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial gain farming, mixed farming, plantation agriculture. तो जो कॉमर्शियल फार्मिंग मित्रों, क्योंकि ये कॉमर्शियल फार्मिंग है और इसमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे काम किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे, और कई कई 100 ट्रक गेहूं के ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है तो इसलिए बड़ी जमीन पे आदमी हाथ से तो काम नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे काम किया जाता है मशीनों की सहायता से, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। अमेरिका की अगर बात करूंगा, मैं तुमको दिखाऊं, अगर मैं तुमको दिखा सकूं, तो मुझे शो करने दो कॉमर्शियल फार्मिंग किस लेवल पे होती है। हमारे भारत में तो फिर भी इतने लेवल पे नहीं होती, मैं अमेरिका को तुम्हें दिखाऊंगा, मुझे याद दिलाना। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इधर कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी बहुत है और यहाँ पे बड़ी बड़ी जमीन है, तो यहाँ पे गन्ना, है ना, गन्ना, चावल, ये सब चीजें उगाई जाती है। प्लांटेशन वाली जो फसलें होती है, जैसे कि चाय के बागान, कॉफी के बागान, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है, बड़े बड़े दूरी तक ये बागान रहते हैं और खूब इन पे चाय कॉफी उगाई जाती है। In commercial grain farming, the crops are grown in commercial purpose. Wheat and maize are the common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is
प्रेसाइज्ड आर टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो बोलते हैं कि साहब टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ना, टेम्परेट किसको बोलते हैं? टेम्परेट वो जगह होती है जहां पे जो ट्रॉपिक से जस्ट ऊपर की होती है। ट्रॉपिक समझ गए ना तुम? अभी मुझे अगर अभी भी समझाना पड़ रहा है तो मेरे को लग रहा है तुमने पिछले वाली क्लास नहीं देखी। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर नीचे की, ये तो हो गया ट्रॉपिकल एरिया। और इससे जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया, है ना, ऊपर और नीचे। तो अमेरिका का जो टेम्परेट एरिया आता है, यूरोप का जो टेम्परेट एरिया आता है, एशिया का जो टेम्परेट एरिया आता है, वहां पे अधिकतर कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े मैदान है, लोग वहां पे कम है और जमीनें बहुत बड़ी बड़ी है, जिनमें आप गर्मियों में कर सकते हो खेती, सर्दियों में इतनी खेती नहीं होती क्योंकि एकदम बर्फ वहां पे भी जम जाती है थोड़ी थोड़ी। तो वहां पे इसलिए क्योंकि लोग कम है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जमीनों पे खेती करनी, तो बहुत ज्यादा मशीनें काम में लेते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी। दीज एरियाज आर स्पर्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। बोला ना कि ये एरिया जो है वो स्पर्सली पॉपुलेटेड है। स्पर्सली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है? दो चीज होती है, इंग्लिश भी सीख लो थोड़ा थोड़ा। एक होता है डेंस और एक होता है स्पर्स। डेंस का मतलब तो कि भाई एक जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक कुर्सी, और इसी एक कुर्सी पे 10 आदमी ठूस दूं मैं, तो मैं तो ऐसे बैठा हूँ, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, तो मतलब छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग, उसको बोलते हैं डेंस, घन, घनी घनी आबादी नहीं बोलते कि घनी आबादी। और स्पार्स का मतलब कि ये कुर्सी तो है मान लो इतनी बड़ी कि इस पे 10 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ चौड़ा करके, आराम से बैठा हूँ, है ना, तो उसको बोलेंगे स्पर्स, स्पर्सली पॉपुलेटेड। तो अमेरिका साइड में ये जो सारी जगह है ना, यहाँ पे लोग अधिकतर खेती करते नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्टेड नहीं है वो उसमें। और कोई करता भी है तो उस एक आदमी के पास ही करने के लिए 100-100 बीघा, 200-200 बीघा की जमीनें हैं, उसको एक एक आदमी संभाल लेता है। कैसे? क्योंकि इनके पास बहुत मशीन है, अभी दिखाता हूँ तुमको मेरे को, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद दिखाता हूँ। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो एक तो होती है अपनी फार्मिंग, नॉर्मल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें हमने सिर्फ गेहूं उगाया, बाजरा उगाया, चावल उगाया। एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें हम गेहूं बाजरा चावल उगाने के साथ साथ भी क्या कर रहे हैं कि हम उसके साथ में जो है फल सब्जी भी उगा रहे हैं, उसके साथ में हम पशु भी पाल रहे हैं, यानी पशुपालन भी कर रहे हैं। यानी मान लो एक बहुत बड़ा एक फार्म है, एक खेत है, उसमें गेहूं उगाए जा रहे हैं और उसके साथ में एक डेयरी भी चला रहे हैं। तो गेहूं उग रहे हैं, उससे जो घास निकल रहा है उस घास को हमने गायों को डाल दिया, फिर डेयरी से भी हमें कमाई हो रही है, उससे भी कमाई हो रही है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। यानी दो तीन चीजें हमने मिक्स्ड कर दी, हमने मिक्स्ड कर दी। अच्छा, हाँ। और प्लांटेशन देखते हैं। प्लांटेशन का मतलब कुछ ही नहीं है, एक तो होती है फार्मिंग। फार्मिंग में हम क्या करते हैं? बीज डालते हैं, ठीक है, बीज डाला, फसल बड़ी हुई, हमने फसल काट ली, टाइम काम खत्म। 6 महीने की वैलिडिटी होती है उसकी, या मैक्सिमम 1 साल की, फिर वापस फसल बोलनी पड़ेगी, वापस बीज उगेंगे, वापस काटेंगे। लेकिन प्लांटेशन में एक बार पौधा लगा दिया तो 50-60 साल की गई, फिर 50-60 साल की गई। जैसे कि चाय के बागान, चाय के बागानों में एक बार पौधा लग जाता है तो 20-30-40 साल तक फिर उससे चाय की पत्तियां तोड़ते रहो, उगाते रहो। कॉफी के बागान, कॉफी के पेड़ एक बार लगा दिए तो 40-50-60-70-80 साल जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक वो कॉफी देता रहेगा, दोबारा नहीं लगाना। जैसे आम के बागान, आम के पेड़ एक बार लगा दिए तो कई 100-100 साल तक वो आराम से अपने को आम के फल देते रहेंगे। तो एक बार लगाओ और भूल जाओ, ये तो हो गया प्लांटेशन। लेकिन एग्रीकल्चर हर 6 महीने में बीज लगाओ, उगाओ, काटो और बेचो, है ना। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्लांटेशन कहां मिलते हैं? देखो, जो बड़ी बड़ी ग्रेन फार्मिंग जो है ना, जहां पे बहुत ज्यादा गेहूं और ये उगाया जाता है, वो तो मिलती है टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन में, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, तो गेहूं ज्यादातर टेम्परेट रीजन में मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंध में मिलेगा। लेकिन जो ये प्लांटेशन है अधिकतर ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया वहां पे तो हम उगा रहे हैं फसल, फसल का एक पौधा बहुत छोटा होता है, उसको पानी इतना नहीं चाहिए। लेकिन प्लांटेशन में हम प्लांट उगा रहे हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्लांट, खूब सारे जमीन पे, तो भाई पानी चाहिए ना उनको बड़ा होने के लिए। अब इतना पानी लोग खुद डाल दे, बोरवेल करा के उससे निकाल के, ये तो संभव है नहीं, क्योंकि पौधे को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इतना पानी जमीन से निकाल पाना इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रॉपिकल जो एरिया है, ये वाला 0 डिग्री, ये 23-23.5, ये ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे वैसी बारिश ज्यादा होती है, मैंने तुमको बताया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सूरज ही, ऑटोमेटिकली बादल ही पानी बरसा देते हैं, तो यहाँ पे पौधे बड़े हो जाते हैं। इसलिए प्लांटेशन जहाँ पे मिलता है वो मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में। रबड़ के प्लांटेशन किए जाते हैं, रबड़ का भी पौधा होता है, तुमको नहीं पता तो बता दूं मैं। जो रबड़ हम काम में लेते हैं किसी भी चीज में, वो पौधे से निकलता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। जब वो निकलता है ना पौधे से, उसको लेटेक्स बोलते हैं। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद वो रबड़ बनता है। तो रबड़ के प्लांटेशन मिलते हैं हमको मलेशिया में, और कॉफी के प्लांटेशन मिलते हैं ब्राजील में, और भारत में चाय के बागान मिलते हैं, टी प्लांटेशन, और श्रीलंका में भी टी प्लांटेशन मिलते हैं। अब मैं तुमको अमेरिका का एक बार मैं दर्शनाप करा देता हूँ कि भाई हमारे भारत में तुमने आज तक जैसे खेती होते देखी ना, अमेरिका की खेती देखोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 2 सेकंड मुझे देना, मैं भी दर्शन लाभ कराता हूँ तुमको। हाँ, तुम देखोगे भाई ऐसे कैसे खेती हो रही है। तुम देखोगे भाई साहब क्या हो क्या रहा है ये। मैं एक बार देख लूँ, मुझे मिल जाए तो ठीक है। ऐड आएगा पहले तो, कॉपीराइट वॉपीराइट नहीं आ जाए मेरे पे, बस और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा दिख जाओ।
ओके, ये देखो, देखो तुमको दिखाता हूँ मैं। ओ, ABC, क्रोम कहाँ पे गया? हाँ, दिख रहा है तुमको? ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? ये क्या हो रहा है, ये टमाटर निकाले, बंद कैसे हो गया? क्या बात कर रहे हो? यूट्यूब ने भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लगा दी कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या? देखो, मुझे लग रहा है तुम्हें दिख रहा होगा। ये टमाटर निकाल रहे, देखो, और उधर से टमाटर बोए हुए, वो एक मशीन तो उन टमाटर को निकाल रही है बाहर, और डायरेक्टली वो ट्रैक्टर में लोड हो रहे हैं भाई, हाथ के हाथ। हमारे तो यहाँ पे तोड़ते हैं हाथों से, यहाँ मशीन ही निकाल रही है, डायरेक्ट ट्रैक्टर में लोड हो रहे हैं, और ये लोड हुआ हुआ ट्रैक्टर सीधा फैक्ट्री में जाएगा, और वहाँ पे टोमेटो सूप बन जाएगा। देखो, ये फैक्ट्री में आ गए सीधे, और यहाँ पे टोमेटो सूप बन जाएगा। तो मतलब हर चीज मशीन से भाई साहब, वहाँ पे तो हर चीज मशीन से, हमारे नहीं होती। हमारे इतनी मशीन से चीजें नहीं होती, है ना? तो हमारे को भी करने की जरूरत है बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन। हमारे हाथ से लगे रहते हैं लोग। हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ट्रैक्टर काम में ले लेंगे बुआई के लिए, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। वहाँ पे सब कुछ मशीन से होता है, इसलिए वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम है भाई। वहाँ पे लोग कम है, हमारे लोग बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम खेती में लगा रहते हैं। अब बात करते हैं भाई मेजर और माइनर क्रॉप की। देखो, मेजर क्रॉप माइनर क्रॉप कुछ नहीं होता। मेजर क्रॉप माइनर क्रॉप नाम कैसे दिया गया है, किस क्रॉप को हम मेजर क्रॉप बोलेंगे और किस क्रॉप को हम माइनर क्रॉप बोलेंगे। मेजर का मतलब होता है बड़ा, और माइनर का मतलब होता है छोटा, है ना? ये हम इंसानों में भी काम में लेते हैं। जो आदमी 18 साल से कम आयु का होगा ना, उसको हम बोलेंगे माइनर, यानी वो छोटा है। और जो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम मेजर। तो ये क्रॉप्स को भी बोलते हैं, किस किस बेसिस पे बोलते हैं क्रॉप्स को भाई? जितनी जिसकी डिमांड होती है ना, और जिसको जितना ज्यादा लोग काम में लेते हैं, उसको उस हिसाब से हम मेजर या फिर माइनर बोलते हैं। जैसे भाई गेहूं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, और ये सारी जो है गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल, ये ज्यादा काम में लेते हैं लोग, ज्यादा खाते हैं इनको, तो इसलिए इनको हमने मेजर बोल दिया, है ना? और बाकी जिन चीजों को ज्यादा काम में लेते, ज्यादा नहीं खाते, उनको हमने माइनर बोल दिया, और कुछ नहीं, इतना सही है बस। तो नाम देख लेते हैं अभी हम, चलो। मेजर क्रॉप्स, ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक लार्ज वैरायटी, यानी बहुत बहुत टाइप की वैरायटी की क्रॉप्स यानी कि फसलें ग्रो की जाती है, यानी कि उगाई जाती है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। तो जो क्रॉप्स होती है, ना सिर्फ वो हमको खाना देती है, बल्कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, वो माल जिससे फिर वो कुछ बनाते हैं। जैसे मैंने पार्ले जी वाला एग्जाम्पल देखा था ना, वो गेहूं लेके गया था, फिर उससे बिस्किट बनाए थे, उस तरीके से। तो मेजर जो फूड क्रॉप है, उनमें एक तो व्हीट यानी गेहूं आता है, राइस यानी चावल आता है, मेज यानी मक्का आता है, और मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जो भी होते हैं, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप। तो जूट और कॉटन यानी कि रुई भी उगती है, रुई भी पौधे के उगती है, और जूट जिनसे वो बोरियां बनी हुई आती है ना, तुमने बोरियां देखी होगी ना, वो बोरियां जो जिनमें से गेहूं डाला हुआ आता है, वो बोरियां जूट से बनती है, वो भी उगाया जाता है। तो ये जूट और कॉटन जो ये फाइबर क्रॉप है, इनके रेसे निकलते हैं, रेसे, है ना? रस्सियाँ बनाई जाती है उससे, और कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये फाइबर क्रॉप्स है, और फाइबर क्रॉप्स का खास बात ये होती है कि वो खा नहीं सकते आप, वो कमर्शियली काम में आती है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। और वो फसलें जिनसे हम कुछ पीने का सामान काम में लेते हैं, जैसे चाय हम पीते हैं, कॉफी हम पीते हैं, तो वो टी और कॉफी जो है वो बेवरेज क्रॉप्स में आती है, यानी कि पीने योग्य क्रॉप्स में आती है। अब बात करते हैं एक एक की। तो राइस की बात करें, राइस जो है, दुनिया में अधिकतर लोग राइस खाते हैं, यानी कि चावल खाना पसंद करते हैं, और एक मेजर फूड क्रॉप है। ये गर्मियों में होती है भाई साहब। तो ये ट्रॉपिकल एरिया में होती है और सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में, यानी जहाँ पे गर्मी थोड़ी ठीक ठाक पड़ती है, क्योंकि राइस को गर्मी चाहिए। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा, कि जहाँ पे बरसात अच्छी तरीके से होगी ना, और पानी में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, मैंने बता समझाया था एक बार, कि हवा में जब पानी घुला हुआ रहता है, भाप का पानी, है ना, जो पानी गर्मी से उड़ता है और वो हवा में घुल जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई ह्यूमिडिटी। तो राइस को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई रेनफॉल भी चाहिए। इट ग्रो बेस्ट इन एल्यूवियल क्लेई सॉइल। ये जो है एल्यूवियल और क्लेई सॉइल में, चिकनी मृदा जो होती है ना, एल्यूवियल को बोलते हैं हिंदी में, एल्यूवियल, एल्यूवियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? जलोढ़, हाँ। एल्यूवियल क्लेई सॉइल यानी जलोढ़, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसमें बढ़िया तरीके से राइस उगते हैं। और चाइना जो है उस वो सबसे ज्यादा उगाता है चावल। उसके बाद भारत उगाता है, चाइना के बाद में भारत का नंबर है चावल उगाने में। उसके बाद जापान का नंबर है, श्रीलंका का नंबर है, और फिर इजिप्ट का नंबर है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अच्छी मौसम होने की वजह से 2 या 3 बार चावल उगाते हैं साल में, यानी एक बार एक फसल उगा ली, उसके बाद एक और फसल उगाई, फिर उससे एक और फसल उगाई, इस तरीके से उगाते हैं। तो चावल समझ गए, मेन मेन चीजें ध्यान रखनी है। गर्मियों में उगता है,
ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, और एल्यूवियल क्लेई सोई, ये मेन चीज़ है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं वीट की। तो चावल तो उगता है गर्मियों में, वीट उगता है सर्दियों में। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो बोलते हैं कि साहब जो गेहूं उगता है उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, यानी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक टेम्परेचर होना चाहिए। यानी सर्दियों में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो ठीक ठाक ही रहता है, हमारे इतनी ठंड नहीं पड़ती, हमारे 15-16 डिग्री टेम्परेचर रहता है जो मॉडरेट में माना जाता है वो। तो वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। उसके अलावा जब उगता रहे तब उसको रेनफॉल यानी पानी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा हो रहा है पौधा तो उसको खाने के लिए पानी तो चाहिए ना, मतलब खाने के लिए, पौधे को खाने के लिए पानी चाहिए, हमें पीने के लिए चाहिए, ऐसे समझ जाना। और उसके अलावा जब उनको काटने का टाइम रहे ना, काटने वाला सीजन रहेगी, बस अब काट के इसका गेहूं निकलाएंगे, तो उस टाइम पे एकदम धूप नहीं रहनी चाहिए, उस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर उस टाइम पे बारिश हो जाती है ना, उसके फलियां आ जाती है गेहूं के, और उस पर बारिश का पानी पड़ जाएगा तो वो सड़ जाती हैं। तो इसलिए उस टाइम पे धूप रहे ना तो मस्त गेहूं की फसल होती है, ये मैंने बहुत बार देखा है। ये कहाँ पे होता है? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होता है। वीट जो है वो अमेरिका सबसे ज्यादा उगाता है, कनाडा भी उगाता है, अर्जेंटीना भी उगाता है, रशिया भी उगाता है, यूक्रेन भी उगाता है। अभी यूक्रेन में रशिया में युद्ध चल रहा था ना, तो इस वजह से बहुत बहुत लोगों के गेहूं कम पड़ गया था खाने के लिए। बहुत देशों में यहाँ से ही जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं उगता है। ऑस्ट्रेलिया भी उगाता है और भारत भी उगाता है। इंडिया में जो वीट है वो उगता है सर्दियों में। और अमेरिका में कहाँ पे उगेगा? अमेरिका में गर्मियों में उगेगा। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, कि तुम बोलोगे कि भाई साहब अभी तो तुमने बोला था कि जो फसलें होती है उनको स्पेशल कंडीशन चाहिए, तो भारत में अगर गेहूं सर्दियों में उग रहा है तो अमेरिका में सर्दियों में क्यों नहीं उगता, वहां पे गर्मियों में कैसे उगता है? तो भाई भारत की सर्दी और अमेरिका की गर्मी बराबर है। वहां पे गर्मियों में ना टेम्परेचर -18, -15, -10 ऐसे हो जाता है। हमारे सर्दियों का टेम्परेचर होता है 18-20 डिग्री, तो ये उनका गर्मियों का टेम्परेचर है। यानी उनके गर्मियां इतनी पड़ती है 18-20 डिग्री की, ज्यादा से ज्यादा इतना टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वो सब ट्रॉपिकल, सॉरी, वो टेम्परेट रीजन में आते हैं। तो उनके गर्मियों का टेम्परेचर जो होता है वो हमारे सर्दियों का टेम्परेचर होता है भाई। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे तो गेहूं सर्दियों में उगाया जाता है, वहां पे गर्मियों में उगाया जाता है। उनके गर्मियों में बर्फ जमती है, हमारे बर्फ नहीं जमती गर्मियों में, है ना, क्योंकि हमारे को हिमालय ने बचा रखा है। कैसे बचा रखा है वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं मोटे अनाजों की, मिलेट्स। मिलेट्स में ग्वार, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं। तो ये इनको बोलते हैं कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज। इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन और जो है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये कम पानी में और कम फर्टाइल सॉइल में भी उग जाते हैं, यानी रेतीली मृदा में भी उग जाते हैं। इनको पानी कम चाहिए, इनको फर्टाइल सॉइल भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। और इनको हाई से मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी मैंने बताया ना, बाजरा जो उगता है, कब उगता है बाजरा? गर्मियों में उगता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भारत में उगाए जाते हैं। और नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, यानी जहाँ पे भी कम बारिश होगी और जमीन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे क्या उगाए जाएंगे? बाजरा, रागी, ये सब। और खाने में बड़ा टेस्टी होता है बाजरा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, गेहूं से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बाजरा। ये देखो मक्का, और वो भी सेकी हुई। भाई अभी खाइए मैंने दो, फिर से मन में आ गए भाई मेरे। क्लास खत्म होते एक और खाऊंगा। मेज कल्टीवेशन, तो ये देखो क्या उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं। मक्का भी गर्मियों में उगता है ना। मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको, तो यानी कि ज़्यादा गर्मी भी होगी तो भी अच्छा नहीं रहेगा इसके लिए, है ना। ठीक है, मैंने बाजरे की जैसे समझ लिया कि यार ये भी बाजरा ही तो वैसे ही, तो ठीक है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा उगता है ये, अमेरिका में उगता है, ब्राजील में उगता है, चाइना में उगता है, रशिया में उगता है, कनाडा में उगता है, भारत में भी उगता है, और मैक्सिमम में उगता है। क्या उगता है? मक्का। उसके बाद कॉटन की बात करें, कॉटन को तो गर्मी चाहिए भैया, रुई को तो गर्मी चाहिए, तुमको पता है ना, रुई जितनी सूखी रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइटेस्ट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। यानी 210 इसको ऐसे दिन चाहिए कॉटन को जिनमें पाला ना पड़े। पाला क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो जो ओस की बूंदें वो जम जाती है पौधों के ऊपर, उससे पौधे मर जाते हैं। तो ये पाला नहीं पड़ना चाहिए जब भी हम कॉटन उगा रहे हैं। और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं चाहिए, और भाई साहब बहुत बढ़िया धूप चाहिए गर्म होने के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए, किसको? कॉटन को। तो जो कॉटन होगी, इसके बारे में पूछा भी गया है यूपीएससी के एग्जाम में, सीधा सीधा पूछ लिया उसने, कौन सी ऐसी फसल है जिसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए बड़ा होने के लिए? तो भाई सीधा सीधा देखो यहाँ से निकल के आ गया, इस इतने से 4 लाइनें पढ़ी तुमने, एक यूपीएससी का क्वेश्चन कर दिया। तो ये फालतू चीज नहीं पढ़ रहे अपन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। ये काली मिट्टी पे सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी हमारे कहाँ मिलती है? हमारे महाराष्ट्र में, उस साइड में काली मिट्टी मिलती है, वहां पे जो प्लेटू है उस वजह से, है ना, दक्कन प्लेटू की वजह से। और चाइना में भी उगती है कॉटन, यूएसए में भी उगती है, भारत में भी उगती है, पाकिस्तान में भी उगती है, ब्राजील में भी उगती है, इजिप्ट में भी उगती है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। भारत में बहुत ज़्यादा कॉटन होती थी पहले, इन देशों में नहीं होती थी। और उसी वजह से हमारे जो है सोने की चिड़िया थे हम, क्योंकि हम कॉटन होती थी हमारे पास में, बहुत ज़्यादा रुई होती थी, तो हम कपड़े बनाते थे, कपड़े फिर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। हम कपड़े एक्सपोर्ट करते थे, फिर लोग हमको पेमेंट करने के लिए सोना देते थे। तो इसलिए भारत को डंपिंग यार्ड ऑफ गोल्ड भी बोलते थे। क्या बोलते थे? डंपिंग यार्ड ऑफ गोल्ड। डंपिंग यार्ड किसको बोलते हैं? आजकल तो डंपिंग यार्ड उसको बोलते हैं जहां पे कचरा डाल के आ जाता है, लेकिन भारत पहले विश्व में गोल्ड का डंपिंग यार्ड था। यानी सारी दुनिया का सोना जहां के गिरता है ना भाई साहब, वो भारत था, क्योंकि यहां से हमने इतनी चीजें बेची और लोग उसका पेमेंट करते थे गोल्ड में, इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे। फिर अंग्रेजों ने सारा ऐसे दी।
इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल है, जैसे मैंने ये पहन रखा है, ये कॉटन की है टी शर्ट, ये कहाँ से बनी है? कहाँ से बनी है ये? आज तो ये टी शर्ट के फॉर्म में तुम्हें दिख रही है, लेकिन ये कोई जमाने में एक पेड़ पे लगी हुई सिर्फ रुई थी, है ना। उस पर कोई भी ब्रांड नाम का ठप्पा लगा दो और कितना ही पैसा ले लो, लेकिन बनती है सिर्फ रुई से ही। अब बात करते हैं जूट की। जूट भी भाई साहब गर्मी में उगने वाली फसल है, इसको पानी ज्यादा चाहिए, चावलों की तरह यही मान लो, जूट और चावल में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि इससे फाइबर, इससे रेसे निकलते हैं, धागे निकलते हैं, और उससे रस्सियां बनाई जाती है, उससे बोरियां बनाई जाती है। तो पहले के जमाने में तो ये प्लास्टिक नहीं थे हमारे पास में, सिंथेटिक मटेरियल नहीं थे, तब सिर्फ और सिर्फ ये जूट ही था जिससे बोरी बनाई जा सके, जिससे रस्सी बनाई जा सके। तो ये बहुत महंगा बिकता था, तो इसलिए इसको गोल्डन फाइबर बोलते थे। इट ग्रोज वेल ऑन द एल्यूवियल सोइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो चावल और जूट का एक जैसा सिस्टम है, हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट, एल्यूवियल सोइल। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड द बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो भारत में जो पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल साइड का एरिया है, और बांग्लादेश में तो बांग्लादेश साइड का एरिया है, वहां पे जूट सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा जूट होता है। कॉफी की बात करें तो कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। तो कॉफी जो ना, कॉफी कॉफी जो हम पीते हैं, कहवा, जिसको अंग्रेजी में तो कॉफी बोलते हैं, हिंदी में कहवा बोलते हैं, मुझे कई दिनों तक पता नहीं था कहवा इसको ही बोलते हैं। कॉफी में क्या चाहिए? कॉफी को चाहिए साहब साहब वार्म, यानी कि गर्म वातावरण होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, और वेट होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो, डेली डेली लगभग बारिश हो। तो हमारे केरल की साइड में जाओगे और इधर साइड जाओगे, कर्नाटक साइड जाओगे, तो बहुत ज्यादा कॉफी उगती है वहाँ पे। हिल स्लोप आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। तो इसमें थोड़ा सा स्लोप होगा ना, तो पानी थोड़ा ऐसे बहता बहता जाएगा, तो अच्छी तरीके से पौधा उगेगा। ब्राजील में हमने देखा था कि अमेजोन नदी है और बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो वहां पे उगता ही है। और कोलंबिया में भी कॉफी उगती है, भारत में भी कॉफी उगती है। भारत में भी बहुत बढ़िया क्वालिटी कॉफी उगती है, हमारे केरल साइड में, उस साइड में बहुत बारिश होती है, वहां पे उगती है। चाय की बात करें, कर लो भाई। तो कॉफी तो भैया गर्मी में होती है, चाय ठंड में होती है, बताओ। दोनों पीने की है, चाय भी पीने की, कॉफी भी पीने की। कॉफी गर्मी में होती है, चाय ठंड में होती है, ऐसा कैसे? ऐसा ही है। टी इज ए बेवरेज क्रॉप, ये पीने वाली क्रॉप है, ग्रोन ऑन प्लांटेशन, यानी इसके पौधे लगाए जाते हैं। कॉफी के भी पौधे लगते हैं, टी के भी पौधे लगते हैं। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। क्या बोल रहा है कि ठंडा तो मौसम होना चाहिए चाय उगाने के लिए, कॉफी के लिए तो गर्म होना चाहिए, चाय के लिए ठंडा। हाँ, बारिश दोनों में ठीक होनी चाहिए। और कॉफी में तो ज्यादा बारिश होगी तो भी चल जाएगा, चाय में एकदम से ज्यादा बारिश नहीं चाहिए। चाय में चाहिए कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, कि आज मान लो 2-4 दिन बरसात हुई, फिर 5-10 दिन 20 दिन सूखी रही, फिर वापस थोड़ी थोड़ी बरसात हुई, नहीं जरूरत पड़ती रहे तो बारिश होती रहे, ताकि उसके पत्ते आराम से फूट सके। तुम देखे होगे कि हमारे जो आसपास का एरिया है, जो बहुत ही ज्यादा सुनसान और बंजर लगने लग जाता है, जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा खिल जाता है, हरा भरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे पत्तियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पानी पूरा मिलता है तो। और जो चाय बनती है वो चाय की पत्तियों से बनती है। तो जब बारिश ठीक होगी तभी पौधे पत्तियां निकालेंगे, तभी उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ? वो डिस्कवर्ड कॉफी प्लांट, क्या करना आपने को, किसने डिस्कवर किया? इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। तो किसी चीज की आवाज आई? जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ फॉल्ट हुआ हो। थोड़ा सा क्लास बच रही, सल्टा देता हूँ मैं, उसके बाद देखता हूँ क्या हुआ। 11 बज जाएगा। अच्छा, आवाज तो आई थी, किस चीज की है मुझे पता नहीं। हाँ। हाँ जी, लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या चाहिए कि भाई पत्तियां जो है ना, उनको तोड़ना पड़ता है हाथ से, इसमें कोई मशीन नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो ये पहाड़ों पे उगती है, फिर ऊपर से तुम्हें पत्तियां तोड़नी है। पहाड़ों पे उग रही है, पत्तियां तोड़नी है तुमको, ऐसे बंद करता हूँ, इससे आएगी। पहाड़ों पे उग रही है और पत्तियां तोड़नी है तुमको, तो आदमियों को तोड़नी पड़ेगी, है ना। इसमें कोई मशीन काम नहीं कर सकती, ठीक से, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं अपन, कि भाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि जो खेती हम कर रहे हैं, जब हम खेती कर रहे हैं, उसको कैसे उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। यानी मान लो एक जमीन है जिसपे 10 बोरी गेहूं की होती है, तो कैसे हम इसको 12 करें, कैसे इसको 15 करें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ये कर सकते हैं कि आदमी वहां पे लगा दे ज्यादा, कि भाई मेहनत करो और प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर कितने आदमी लगाओ तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद भाई बीज में कोई ऐसा अनुसंधान करो कि ऐसे बीज बनाओ जिनसे जो पौधा निकले उसके ज्यादा बीज लगे। तो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहुत सारे भारत में, वो सारे काम करते रहते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी ये काम करती है, कि वो ऐसे ऐसे बीज बनाती है जिनसे ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा पैदावार हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to the efforts made to increase the farm production in order to meet the growing demand of the increasing population। जनसंख्या बढ़ रही है, उनको ज्यादा खाने के लिए चीज चाहिए, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ऐसा है कि ऐसे कोई बीज बनाए जाए, ऐसे अनुसंधान किए जाए ताकि उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा चीजें बने, ज्यादा गेहूं निकले। उसी जमीन से 20 बोरी गेहूं की निकले 10 की जगह पे, तो ज्यादा लोगों का पेट भर सके और डिमांड पॉपुलेशन की पूरी हो सके, ठीक है।
दिस कैन बी अचीव इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। या तो आप ये करो कि जिस जमीन पे आप खेती कर रहे हो वो जमीन बढ़ा दो, यानी पहले आप 10 बीघा पे कर रहे थे, आप 20 बीघा पे करो। लेकिन जरूरी नहीं है ना सबके पास ज्यादा जमीन हो, तो फिर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। या फिर आप ये करो कि भाई आपके पास 10 बीघा ही जमीन है, लेकिन उस पर आप 2 या 3 बार खेती करो उसी पे, तो 3 बार प्रोडक्शन होगा। लेकिन वो भी नहीं कर सकोगे तो इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी। ये करो कि चलो पानी कम दे रहे थे पहले, अब पानी ज्यादा दो, लेकिन वो भी नहीं कर सके तो पानी नहीं है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। तो फिर ये करो कि फर्टिलाइजर यानी खाद डालो, और उसके साथ में जो ऐसे बीज डालो जिनको बोलते हैं HYS, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। HYV भी बोलते हैं, HYV हाई यील्डिंग वेराइटी। यानी यील्डिंग का मतलब होता है, यील्ड का मतलब होता है पैदावार। यानी 10 बोरी हुई तो तुम्हारी यील्ड होगी 10 बोरी, और तुम्हारे उसी जमीन में 20 बोरी हुई तो तुम्हारी यील्ड हो जाएगी 20 बोरी। तो इसको बोलते हैं पैदावार। तो वो बीज लेके आओ जो ज्यादा पैदा करते हैं, वो तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है। अच्छा। Developing country with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown in small holding mostly for subsistence. Large holding are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. तो बोल रहा है कि साहब जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जैसे हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादा किया जाता है। यानी लोग जो उगाते हैं वो छोटी सी जमीन पे खुद ही लगे रहेंगे, और वो सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, उनके पास बेचने के लिए ज्यादा बचता नहीं। वो जो उगता है वो खुद ही काम में उसको ले लेते हैं अपने खाने के लिए। तो हम भी यहाँ पे देखते हैं जो हमारे आसपास में किसान लोग हैं, वो सब लोग उगाते हैं, वो अपने घर पे रख लेते हैं, बेचने के लिए ज्यादा उनके पास होता नहीं। और फिर वो तो सिर्फ उन्होंने खाने के लिए मेहनत की, और फिर और कामों के लिए फिर वो मजदूरी करते हैं, तो इस तरीके से काम चलाता है। लेकिन अमेरिका, कनाडा, ये जो देश है, इनमें इनमें कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है, यानी बेचने के लिए बहुत बहुत सारी जमीन पे 100 बीघा 200 बीघा, वहां उस जमीन पे पूरी पूरी फार्मिंग की जाती है, और फिर उसको बेचा जाता है, उससे प्रॉफिट भी कमाया जाता है। ए फार्म इन इंडिया, भारत के फार्म की बात कर रहा है, छोड़ो इसको, ये तो टाइम पास वाली चीज है। ए फार्म इन यूएसए, तो ये बता रहा है कि साहब भारत में तो क्या होता है, भारत में तो ट्रैक्टर आता है। मैं तुमको वैसे बताता हूँ, यहाँ पे देखो पहले ये सिस्टम चलता था, आजकल ये ट्रैक्टर से रिप्लेस हो गया, थोड़ी जगह पे बचा है ये। पहले ऊँटों से और गायों से चलाया जाता था, हल जोता जाता था, फिर उसमें बीज डाले जाते थे हाथ से, और फिर खेती की जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, भारत में ट्रैक्टर आता है सबसे पहले, फिर ट्रैक्टर चलता है, जो हमारे खेत में होता है वो बता रहा हूँ मैं। ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर चलता है, उसके बाद बीज डाले जाते हैं। फिर बीज डालने के बाद में सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जमीन को देखा जाता है, गीली होनी चाहिए जमीन, है ना। बीज बोने से पहले थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, नहीं तो बीज उगेगा नहीं। तो पहले तो वो वेट करते हैं, या तो बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाए तब तो सब उगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बारिश नहीं हो तो फिर वही उगा पाएगा फसल जिसके पास में बोरवेल होगी। बोरीवेल यानी कि पानी जमीन से निकाल के डालने का। तो पहले वो जमीन को थोड़ी गिल्ली करेगा, फिर ऊपर ऊपर से थोड़ी सूखने देगा, फिर ट्रैक्टर आएगा, फिर ट्रैक्टर उस पर चलेगा यूं, खाली चलाएंगे पहले तो, हमारे चलाते हैं खाली, भाई क्यों चलाते हैं मुझे भी नहीं पता। खाली चलाएंगे उसको थोड़ी देर, ठीक है, फिर खाली चला के वो जमीन को ऐसे ऐसे उधेड़ देगा। फिर एक एक इतना बड़ा वो लाएंगे लकड़ी का कुछ, वो ट्रैक्टर के पीछे बांधेंगे, और फिर पीछे बांध के वापस ट्रैक्टर चलाएगा। तो जैसे जैसे चलेगा वो लकड़ी वाला पीछे, तो वो जमीन को बराबर कर देगा, है ना। फिर बीज डालेंगे ट्रैक्टर में, और फिर पूरे बीज बोएगा ट्रैक्टर। बीज बोने के बाद में वेट करेंगे, 5-10 दिन वेट करेंगे, फिर छोटे 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 उग जाएंगे वो बीज, है ना, और उग जाएंगे और उग जाएंगे। फिर जब वो इतने बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बीच में जो घास उगी हुई है उसको उखाड़ने के लिए किसान आएंगे अपने फावड़े लेके, और बीच वाली घास को उखाड़ेंगे ताकि वो पौधे जल्दी बड़े हो। फिर थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जमीन सूखने लगेगी, तो या तो भगवान बारिश कर देगा, जिनके पास अगर बोरवेल है तो फिर वो बोरवेल से पानी डाल देंगे। अगर भगवान बारिश नहीं करता है तो जिनके इतने इतने बड़ी हो गई फसल, वो भी बर्बाद हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वो फसल जल जाती है बिना पानी के, पानी डालना जरूरी होता है। तो 2 या 3 बार उसमें पानी डाला जाएगा। फिर जब वो पूरी बड़ी हो जाएगी, जैसे गेहूं की फसल की बात करूं, तो पूरी बड़ी हो गई तो फिर वो पीली पीली हो जाएगी, हरी हरी से पीली पीली हो जाएगी। फिर जब पीली पीली हो गई तो मतलब वो पक गए। पकने के बाद उनको काटेंगे, काटने के बाद एक थ्रेसर मशीन आएगी। लोग पहले हाथ से निकालते थे, आजकल ट्रैक्टर से जुड़ी हुई एक थ्रेसर मशीन आती है, उसमें फिर उसको डालेंगे, और उससे डालने से उसमें से बीज निकल जाएंगे, उन बीजों को बोरी में भरा जाएगा और उनको बेच दिया जाएगा। ये तो हो गया एग्रीकल्चर भारत का। अमेरिका का एग्रीकल्चर देखते हैं, अमेरिका का एग्रीकल्चर। अच्छा, अमेरिका का एग्रीकल्चर अलग टाइप का भाई। वहाँ पे आदमी काम कम करते हैं, वहाँ पे मशीन ही मशीन आती है और सब कुछ काम मशीन मशीन कर देती है। वहाँ के वैज्ञानिकों को ये भी पता रहता है कि आज मौसम कैसा है, कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, तो किसान को भी पता रहता है, उस हिसाब से वो बुआई करता है। भारत में ये होता है कई बार कि आज मान लो तुमने बीज बो दिए। अब बीज बोने का सिस्टम ये होता है कि जमीन पर जब भी तुमने बीज डाले हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद में हाथ के हाथ जोर से बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बीज बह जाएगा, वो उगेगा ही नहीं। तो तुम्हें मान लो पता नहीं है, तुमने आज बो दिए, और कई कई बार हमारे साथ भी हो चुका है, हमने आज बीज उगवा दिए और ऊपर से बहुत जोर से बारिश हो गई। बारिश हो गई तो सारा बीज बह गया, फिर वापस से उगवाओ, तो एक बार उगवाने का खर्चा आता है 5-6 हज़ार रुपये। तो फिर से वो 5-6 हज़ार रुपये और लगेंगे, है ना, क्योंकि वो बीज खराब हो गया। लेकिन वहाँ पे जो है सैटेलाइट से इन चीज़ों से बता देते हैं किसानों को कि मौसम कैसा रहेगा, उसी हिसाब से वो उगवाता है कि 2-3 दिन तक बरसात ना हो और उसकी फसल आराम से उग जाए। उसके अलावा जो रासायनिक खाद वाद डालते हैं, हम तो हाथ से डालते हैं भारत में, क्योंकि इतनी 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 सी जमीन है यार। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि किसान के पास जमीन इतनी ज्यादा है नहीं, तो उसी पे उगाना जिसको उगाना है। अमेरिका में 200-200 बीघा की जमीन है, अब वहां पे हाथ से डाल नहीं सकता, तो वो ड्रोन से खाद डालते हैं, वो एरोप्लेन से खाद डालते हैं मित्रों, वो एरोप्लेन से खाद डालते हैं। मैं तुमको दिखाऊं, ये देखो,
ये है एरोप्लेन, जो कि खाद और रसायन डाल रहे हैं, एरोप्लेन डाल रहे हैं भाई, अपने को देखने को नहीं मिलते, वहाँ के किसान रखते हैं एरोप्लेन खाद डालने के लिए। सैटेलाइट से वो देख लेते हैं, ड्रोन से अपने पूरे खेत की इंक्वायरी कर लेते हैं, कहाँ पे क्या समस्या चल रही नहीं चल रही है, और उनको सब कुछ पता रहता है। और अभी मैं तुमने काटना वाटना तुमको दिखाया मैंने, टमाटर अपने आप ही उखड़ रहे हैं और अपने आप ही ट्रक में लोड हो रहे हैं, और सब कुछ मशीनों से हो रहा है, हाथ कोई भी नहीं लगा रहा। वहाँ पे मैंने देखा एक लड़की थी, एक लड़की थी भाई साहब, मतलब अमेरिका की थी, मैंने यूट्यूब पे ये फार्मिंग की वीडियोस देखता रहता हूँ। ओ भाई, स्टाइलिश अपनी हीरोइन नहीं होती क्या, अपनी हीरोइन नहीं होती क्या, हीरोइन की तरह यूं जींस पहन के, यूं एक पैर रख के, यूं आराम से बढ़िया चश्मा एकदम सनग्लासेस पहन के, यूं चला रही है वो ट्रैक्टर, चला रही है जो चला रही है, अंदर से वो एकदम लग्जरी ट्रैक्टर उसका, ऐसी वैसी चल रही है एकदम मस्त, और बाहर से वो खेती कर रही है। हमारे यहाँ पे खेती करने वाले देखो काले हो जाते हैं बेचारे धूप में रह के, वहां पे एकदम हीरोइन बन रही है भाई वो, और वो खेती भी कर रही है आराम से, और कोई जोर नहीं आ रहा उसको, एक पैर ऊपर है, एक पैर उसकी बस एक्सीलेटर पे, बस पावर स्टेयरिंग और सब कुछ एकदम बढ़िया लग्जरी। हमारे ट्रक चलाने वाले ट्रक चलाते हैं ना जो भाई साहब, कई ट्रक तो ऐसे होते हैं जिनके स्टीयरिंग घुमाने के लिए दो आदमी चाहिए, है ना। अमेरिका में ट्रक ऐसे होते हैं, औरतें चला लेती हैं, यूं घुमा लेती है अंदर से ट्रकों को, देखो अमेरिका वालों को तो भाई साहब महल हो महल। तो बता रहे हैं कि वही चीज जो मेहनत का काम है, वहां पे मेहनत भी बहुत आरामदायक है, यहाँ पे आराम वाला काम भी बहुत मेहनत वाला है, समस्या ही है भारत में, है ना। हाँ, तो देखो ये मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग हो रही है यूएसए में, जो मैंने तुम्हें खुद भी दिखा दी अभी, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अभी एक्सरसाइज आ गई, तुम्हारा चैप्टर होगा खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इधर लिखा हुआ नंबर 1, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा सकते हो, लाइक जरूर दबा देना। उधर पूरी प्ले लिस्ट आ रही है जिसमें ज्योग्राफी की सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, जब भी देख रहे हो उस हिसाब से मान लेना। थैंक यू।